दोस्तों, देश में पतियों की कत्ल की घटनाएं दिन पर दिन बढ़ती ही जा रही है। आज पत्नियां अपने प्रेमियों के प्यार में इस कदर अंधी हो गई है कि वो सब अपने पति की जान की दुश्मन बन चुकी है। पिछले दिनों आपने देखा कि मेरठ की मुस्कान और इंदौर की सोनम ने किस तरह से अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आज मैं जिन 3 औरतों के बारे में बताने जा रही हूँ, वो तीनों उन दोनों से कम नहीं है। एक ने तो करंट लगाकर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया, तो दूसरी ने पहले तो प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारा और फिर अपने ही बेडरूम में गड्ढा खोदकर उसे वहीं पर दफना दिया और फिर ऊपर से चमचमाती टाइल्स लगवा दी। और तीसरी ने तो अपने प्रेमी के खातिर 2 शूटर हायर किया और उन्हीं 2 शूटर से अपने पति को मौत के घाट उतरवा दिया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इन्हीं तीनों खतरनाक पत्नियों की कहानी इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मुंबई के नाला सुपारा में एक पत्नी चमन देवी अपने प्रेमी के प्यार में इस कदर से अंधी हो जाती है कि अपने पति को ही वो रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है और एक दिन अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार देती है। पति को मौत के घाट तो उतार देती है, लेकिन अब वो डर जाती है कि पति की लाश को ठिकाना कैसे लगाए। तभी चमन देवी के मन में ख्याल आता है और वो अपने ही बेडरूम में गड्ढा खुदवाती है और वहीं पर अपने पति को दफना देती है और ऊपर से नई चमचमाती टाइल्स लाकर लगा देती है। अब यह बात यहीं पर रफा दफा हो जाता है। धीरे धीरे ऐसा ही समय गुजरता है, लगभग 15 दिन का समय गुजर जाता है। लेकिन उधर जो लड़के के परिजन होते हैं, यानी कि चमन देवी का जो देवर होता है, वो बार बार फोन करता है लेकिन फोन बंद बता रहा होता है। अब उसे कहीं ना कहीं शक होने लगता है। चमन देवी का देवर आता है उसके घर पर। जब घर पर आता है तो दरवाजा बंद होता है। अब चमन देवी का देवर आस पड़ोस के लोगों से बात करता है तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी भाभी को तो 2 दिन पहले ही देखा था। अब कहीं ना कहीं उसके देवर को शक होने लगता है। वो अपने घर का दरवाजा तोड़ता है, अपने भैया के घर का। उसके बाद घर के अंदर जाता है, लेकिन घर में सारी सामान सही जगह पर रखी हुई थी। घर की हालत देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ पर कुछ हुआ है। तभी उसकी नजर पड़ जाती है अचानक से फर्श पर। फर्श पर तो पहले से ही टाइल्स लगे हुए थे, लेकिन 4 नई टाइल्स लगी हुई थी जो कि चमचमाती हुई थी। अब उसको शक होने लगता है कि यहाँ पर ऐसा हुआ क्या है। अब शक के तहत पहले वो पुलिस को इन्फॉर्म करता है, उसके बाद वहाँ पर वो गड्ढा खोदना शुरू कर देता है। गड्ढा खोदने के बाद वहीं से उसके भाई विजय चौहान की लाश बरामद होती है। उसके बाद सभी का शक चला जाता है चमन देवी और उसके प्रेमी पर, क्योंकि पहले से ही उन दोनों के प्रेम प्रसंग के बारे में उस मोहल्ले में सभी को पता होता है। पुलिस उन दोनों आरोपियों की छानबीन शुरू कर देती है और कुछ दिनों के बाद उन दोनों को पुणे से गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिलहाल वो दोनों जेल की सलाखों के पीछे हैं। इसी तरह का और एक मामला सामने आया था दिल्ली से, जहां एक पत्नी जिसका नाम होता है सुष्मिता देव अपने ही देवर के प्यार के चक्कर में पड़कर अपने पति की हत्या की साजिश रचने लगी। वहां पर 35 साल का करण देव अपनी पत्नी सुष्मिता देव और 6 साल के बेटे के साथ दिल्ली के उत्तम नगर के ओम विहार फेस 1 में रह रहा था। पूरा परिवार खुशहाल था, घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन इसी बीच जो सुष्मिता होती है उसकी मुलाकात होती है चचेरे देवर राहुल से। अब उन दोनों के बीच में मुलाकात होने के बाद से ही बातचीत शुरू हो जाती है। धीरे धीरे उन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती होती है और उन दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है दोनों को पता ही नहीं चलता है। उन दोनों का प्रेम प्रसंग इस तरह से आगे बढ़ता है कि जो सुष्मिता होती है वो अपने पति से अब परेशान हो चुकी थी। वो चाहती थी कि आगे की जिंदगी वो अपने देवर राहुल देव के साथ गुजारे, लेकिन कैसे गुजार सकती थी? बीच में तो उसका पति था। पति के चलते वो उससे ज्यादा बात भी नहीं कर पाती थी और ना ही उससे मिल पाती थी। इसीलिए वो अपने देवर के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारने का साजिश रचती है। अब पति को रास्ते से हटाने के लिए सुष्मिता अपने प्रेमी यानी कि देवर के साथ मिलकर प्लानिंग बना लेती है। प्लानिंग के तहत
जिस दिन उसकी पति की हत्या हुई थी उस रात वो सारी रात इंस्टाग्राम पर अपने देवर से चैटिंग करती रहती है और सुझाव लेती है कि किस तरह से इसे मौत के घाट उतारना है और घर वालों को शक भी ना हो। काफी रात तक वो बातें करती है। बातें करने के बाद अपने पति को वो खाने में मिलाकर लगभग 20 से 25 नींद की गोलियां देती है, जिसे खाता है। खाने के बाद पति चला जाता है सोने के लिए। अब पति सो गया या फिर वो जागा हुआ ही है, यह चेक करने के लिए सुष्मिता अपने पति के पास जाती है और उसे चींटी काटती है, जिससे कि उसे एहसास हो जाता है कि इसके पति का काम तमाम हो गया है, वो गहरी नींद में चला गया है या ये मान लो कि बेहोश हो गया है। अब उसके बाद सुष्मिता अपने प्रेमी राहुल को अपने घर पर बुलाती है फोन करके। उसके बाद वो दोनों मिलकर अपने ही पति को करंट लगाकर इस दुनिया से ही अलविदा कर देते हैं। दोनों इस तरह से प्लानिंग बनाते हैं कि घर में किसी को शक नहीं होता है। उन दोनों का प्लान तो सक्सेस हो जाता है। उसके पति की डेड बॉडी का अंतिम संस्कार भी हो जाता है। लेकिन कहते हैं ना कि ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है। आप जैसा कर्म करते हैं वैसा आपको फल बहुत जल्द मिल भी जाता है। लेकिन उसके बाद ही जो करण का छोटा भाई होता है किसी तरह उसे पता चल जाता है, क्योंकि सुष्मिता का जो प्रेमी होता है उसका मोबाइल उसके देवर के हाथ में चला जाता है किसी काम के लिए और इंस्टाग्राम पर वो सारे मैसेजेस देख लेता है। उसके बाद जो सुष्मिता का देवर होता है अपने माता पिता से कहता है और वो लोग चले जाते हैं नज़दीकी थाने में। अब पुलिस आती है, उन दोनों को पकड़ कर ले जाती है। उन दोनों से जब पूछताछ करती है तब वो दोनों अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं और फिलहाल वो दोनों भी जेल के सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों, इसी तरह का और एक मामला सामने आया था बिहार के औरंगाबाद जिले से, जहां पर एक 25 साल की गुंजा सिंह अपने ही फूफा के प्यार में आकर अपने ही पति को मौत के घाट उतरवा दी। दरअसल बिहार के औरंगाबाद जिले के बड़वान गांव का रहने वाला 25 साल के प्रियांशु उर्फ छोटू की शादी गुंजा सिंह नाम की लड़की से होती है। लेकिन जो गुंजा सिंह होती है वो पहले से ही अपने सगे फूफा से प्यार करती थी। अपने फूफा के प्यार में वो इस कदर से अंधी थी कि उसको और कुछ दिखाई ही नहीं देता था। हालांकि गुंजा सिंह के परिवार को पहले ही पता चल गया था कि गुंजा अपने ही फूफा से प्यार करती है, जिसके चलते वो लोग 1 महीने के अंदर ही गुंजा की शादी फिक्स कर देते हैं प्रियांशु से। प्रियांशु के साथ उसकी शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद भी गुंजा का मन नहीं मानता है। वो हमेशा अपने फूफा से फोन पर बातें करती और बातें करते वक्त सिर्फ यही कहती कि मेरा यहाँ पर मन नहीं लगता है, मुझे यहाँ से ले जाइए, मुझे अपनी सारी जिंदगी आपके साथ ही गुजारनी है, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आपके बगैर नहीं रह सकती। उधर जो गुंजा का फूफा होता है वो भी भतीजी से दिलो जान से मोहब्बत कर रहा था। अब इसी बीच एक दिन वो दोनों मिलकर प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग के तहत जो फूफा होता है वो कहता है कि ठीक है, मैं शूटर हायर करता हूँ, तुम्हारे पति का काम तमाम करवा ही देता हूँ। फूफा भतीजी मिलकर प्लानिंग बना लेते हैं। प्लानिंग के तहत अब जो गुंजा होती है अपने ही पति प्रियांशु को उसकी बहन के घर उत्तर प्रदेश की चंदौली भेज देती है। अब जो प्रियांशु होता है वो भी अपनी बहन के घर घूमने के लिए चला जाता है। लेकिन उधर से लौटते वक्त 24 जून को अब जो गुंजा होती है बार बार अपने पति को फोन करके उसका लोकेशन पूछ रही होती है और उधर से सारा डाटा वो अपने फूफा को दे रही होती है। लेकिन उस दिन प्रियांशु को पता भी नहीं होता है कि उसके साथ क्या होने वाला है। अब जैसे ही प्रियांशु नवीनगर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाला होता है वैसे ही वो फोन करके फिर बताता है कि मैं यहाँ पर पहुंचने वाला हूँ। उधर गुंजा बता देती है अपने फूफा को। अब जो गुंजा का फूफा होता है वो दोनों शूटरों को बोल देता है कि वो लड़का नवीनगर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाला है। अब पहले से ही शूटर वहाँ पर मौजूद थे। जैसे ही प्रियांशु रेलवे स्टेशन पर उतरता है उसका दोस्त खड़ा होता है उसको लेने के लिए, बाइक से आया होता है। अब जो प्रियांशु होता है बाइक पर बैठकर अपने घर की ओर निकल जाता है। लेकिन जैसे ही सुनसान रास्ता आता है वो दोनों शूटर उसकी गाड़ी को घेर लेते हैं और वहीं पर उसके सीने में गोलियों से भून देते हैं। मौके पर ही प्रियांशु की मौत हो जाती है। दोनों शूटर वहां से फरार हो जाते हैं। अब यह मामला पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस को बुलाया जाता है। प्रियांशु की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। लेकिन जो पुलिस का शक होता है वो सीधे गुंजा सिंह पर चला जाता है, क्योंकि इससे पहले भी मेरठ की मुस्कान और इंदौर की सोनम का मामला सामने आया हुआ था। अब जो पुलिस थी गुंजा से उसका मोबाइल लेती है और जब वहाँ से कॉल डिटेल्स निकाला जाता है तो वहाँ पर साफ साफ दिख जाता है कि गुंजा अपने फूफा से कितना
इतना बात की हुई थी। अब जो गुंजा से पूछताछ करती है पुलिस, तो डर से वो सारी चीजें बयान कर देती है, अपना जुर्म कबूल कर लेती है, सारी सच्चाई बताती है। अब जो पुलिस होती है गुंजा और 2 शूटरों को तो गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जो गुंजा का फूफा होता है वो फरार हो जाता है। लेकिन पुलिस की छानबीन जारी थी। लगभग 1 महीने के बाद गुंजा के फूफा को राजस्थान पुलिस राजस्थान के ही एक होटल से गिरफ्तार कर लेती है। फिलहाल वो तीनों भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। तो दोस्तों, ये रही 3 खतरनाक पत्नियों की कहानी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।